औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आईनी तरमीम का बाकायदा रिज़ल्ट मकसद सामने आना शुरू हो गया है। दो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस उनको बाईपास करके तीसरे नंबर का जो सीनियर जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया गया है। और ये नामजद किसने किया है? एक कमेटी ने। और कहा यह गया कि ये कमेटी जो है ये 2/3 अक्सरियत से ये नामजद करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमेटी के अंदर जो अरकान की तादाद है वो तो बदलती रहेगी। अब जब फैसला आ जाता है मखसूस नशिस्तों का, फैसला तो खैर आगे आ चुका है, उस पर अगर अमल हो जाता है और वो पीटीआई के हक में या पीटीआई को वो मिल जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि पोजीशन चेंज हो जाएगी। नून लीग पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो क्या अगर 2/3 अक्सरियत इस कमेटी की अगर किसी मामले में नहीं होगी तो क्या वो जज जो है वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या तकर्रर ही नहीं हो सकेगा? फिर तो मेरा ख्याल है वो तकर्रर ही नहीं हो सकेगा अगर 2/3 अक्सरियत जो है वो कमेटी में किसी एक पार्टी की नहीं होगी तो। क्योंकि यहाँ तो शर्त ही ये रखी गई है कि 2/3 अक्सरियत से ये कमेटी जो है ये चीफ जस्टिस का फैसला करेगी कि किसने चीफ जस्टिस होना है। तो अभी तो 2/3 अक्सरियत से फैसला कर दिया गया और चीफ जस्टिस के तौर पे जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं उन्हें नामजद कर दिया गया है। बाकी कुछ और तरामीम है, तरामीम तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 आपके सामने रखूँगा जिससे आप सबको समझने में मेरा ख्याल है हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये तरामीम हैं क्या, इनका मकसद क्या है और ये किस लिए इन तरामीम को किया गया है। पहली चीज़ तो ये कि इस तरमीम में ये कहा गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके जो बाकी मेंबरान हैं वो काम करते रहेंगे। समझ आ गई होगी आपको कि इसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है। ज़ाहिर सी बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रुर है वो कौन करता है? वो वजीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर करता है। यानी अगर अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होगा, जो कि यकीनन नहीं होगा, तो फिर यही चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करता रहेगा। कितना अर्सा करता रहेगा? जब तक के दोनों का इत्तफाक नहीं हो जाता। और इत्तफाक होना नहीं है, गोया हमें यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जिसने पहले इलेक्शन करवाए और जिस तरह करवाए वो आप सबको पता है। फिर इसमें एक और तरमीम की गई है और वो क्या है कि अगर आप हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट अपील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपया फीस अदा करनी पड़ेगी। गोया 10 लाख रुपया आप पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे, फिर आप अपील कर सकेंगे। दोस्तों, पहले यह फीस 50,000 थी। अब गरीब आदमी के लिए तो 50,000 भी बहुत है, लेकिन वो फिर भी इधर से वो मांग तांग के जिस तरह भी है वो कर लेता था। अब 10 लाख फीस मुकर्रर करने का मकसद ही ये है कि यहाँ पर अपील जो करेगा वो सिर्फ अमीर करेगा, गरीब नहीं करेगा। यानी जो अमीर चाहे किसी गरीब के घर पे कब्जा कर ले, प्लाट पे कर ले, दुकान पे कर ले, जो मर्जी कर ले, आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होना है ना। तो पहली बात तो ये कि गरीब मौजूदा जो हालात कर दिए गए हैं कि गरीब, पहली बात तो ये कि सिविल कोर्ट तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, चलें यहाँ तक तो किसी ना किसी तरह पहुंच जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 10 लाख रुपया तो सिर्फ फीस है। फिर आगे वकला की फीसेस, बाकी जो अखराजात हैं वो सारे अलग हैं। अब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना किसी के पास 10 लाख होगा,
ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई गरीब बंदा जो है वो अपील कर सकेगा। गोया एक तरह से अमीर लोग जो हैं उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जो मर्जी करें, आखिरी फैसला जो है वो आपके हक में ही होगा, कि ना किसी के पास, किसी गरीब के पास 10 लाख रुपए होंगे और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकेगा। तो ये भी इस तरमीम का हिस्सा है। फिर कहा गया जी आईनी अदालत बनेगी और जितने भी आईनी मामलात हैं, जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन में धांधली हुई है, अब उसके खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई हैं, जिनको आज तक 8 फरवरी कब से गुजर गया, पूरा साल तकरीबन हुकूमत भी कर चुकी है गवर्नमेंट, लेकिन आज तक उन दरखास्तों को नहीं लगाया गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट दरखास्तें नहीं लगाया गया। अब वो कहाँ जाएंगी? आईनी अदालत में जाएंगी। बल्ले के मामलात हैं, बल्ला नहीं मिला, कहाँ जाएंगी? आईनी अदालत में जाएंगी। अब इसी तरह जो भी ऐसे मामलात होंगे जिनसे हुकूमत घर जा सकती है, वजीर आजम घर जा सकता है, या सीटें जो हैं जिस तरह 2 नंबरी करके फॉर्म 47 के तहत जिनको लोगों को जिताया गया, अब वो सारे मामलात जो हैं वो कहाँ जाएंगे? वो आईनी अदालत में जाएंगे। और आईनी अदालत क्या होगी? उनके जो जजेस होंगे उनका तकर्रर कौन करेगा? हुकूमत करेगी। अब जब हुकूमत तकर्रर करेगी तो क्या समझते हैं कैसे जजेस होंगे और किन जजेस को वो उन आईनी मामलात में लेके आएंगे? यानी कि ये मामलात भी जो हैं ये हमेशा के लिए एक किस्म के ये ठप हो जाएंगे। तो इसी तरह, और फिर यहाँ पर अब जो जुडिशल काउंसिल बनाई गई है, उन जजों को ऊपर देखने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए कि ये क्या काम कर रहे हैं, किस जज को रखना है, किसको निकालना है। और ये भी कहा गया कि अब जजेस की बाकायदा कारकर्दगी हम चेक करेंगे, जो सही कारकर्दगी जिसकी नहीं होगी उसको हटा दिया जाएगा। अब ये जो जुडिशल काउंसिल, और वो कौन करेगी? जुडिशल काउंसिल करेगी। और जुडिशल काउंसिल में अब जो इस तरमीम के मुताबिक जो अरकान होंगे, उनमें ज्यादा तादाद जो है वो गवर्नमेंट के लोगों की होगी। गोया वहां भी आपका पूरा कंट्रोल होगा और जजेस को पता होगा कि भाई हमने अब क्या फैसले करने हैं, क्या नहीं फैसले करने हैं। जो फैसला भी आपके खिलाफ आएगा वो जज की कारकर्दगी जो है वो खराब हो जाएगी और फिर उसको चेंज किया जा सकेगा, या उसको जो भी उसके साथ करना होगा वो किया जा सकेगा। गोया अब जिसने चीफ जस्टिस बनना है वो भी हुकूमत के आगे हाथ बांध के खड़ा होगा कि 3 मोस्ट सीनियर्स में से आना है तो मेरा ही नाम आए। और किसी ने अगर आईनी अदालत में जाना है, अब वो भी हुकूमत की खुशनुदी चाहेंगे कि हमें आईनी अदालत में ले जाया जाए। और जो फैसले होंगे वो भी ये सोच के किए जाएंगे कि किसी फैसले से हुकूमत नाराज ना हो जाए, कि उसमें फिर वो हमारी कारकर्दगी को ना देखना शुरू कर दे कि इसमें इसकी कारकर्दगी जो है, ये फैसला क्योंकि हमारे खिलाफ आया है, लिहाजा ये कारकर्दगी जो है इसकी अब ये सवालिया निशान बन गई। तो दोस्तों ये तरामीम है जो की गई हैं। अब सबको समझ आ रही होगी कि इन तरामीम के पीछे क्या मकसद है। इसी तरह चीफ जस्टिस, मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनको क्यों नहीं बनाया गया? अब इसमें 2 बातें आ रही हैं सामने। अब पता नहीं वो सच है झूठ है, लेकिन आम है, हर बंदा कर रहा है। और वो 2 बातें क्या कि एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब को, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बाकायदा कहीं से दावत मिली थी, बाकायदा पैगाम आया था मुलाकात के लिए, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने की बजाय उसका नोटिस जो है वो काजी साहब के सामने उन्होंने वो लेके आ गए कि ये मुझे दावत दी जा रही है, तो आपको बताना जो है वो ज़ाहिर है वो एक कानून है कि ऐसी अगर कोई दावत आए तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लानी ज़रूरी होती है। तो उन्होंने बजाय वो दावत कबूल करने के वो चीफ जस्टिस के नोटिस में ले आए। और दूसरा जो चीज़ सामने आ रही है कि उनको बाकायदा तौर पे ये पैगाम भेजा गया कि अगर आप ये कमिटमेंट करते हैं कि आप इलेक्शन के बारे में जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं जिनमें इलेक्शन को चैलेंज किया गया है, आप उन केसों को नहीं छेड़ेंगे, तो फिर आप हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मुलाकात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया
और फिर जो 12 जुलाई का फैसला था, जो कि 8 जजेस का फैसला था और जिन्हें तहरीर करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उस फैसले से भी काफ़ी तकालीफ थी, काफ़ी मसाइल थे। तो इस वजह से जनाब ये उनके जुराइम थे जिनकी वजह से उन्हें साइड पे करके, और जस्टिस मुनीब साहब के साथ तो आपको पता है कि पहले ही काफ़ी मामला जो हैं वो गवर्नमेंट उन्हें अच्छा नहीं समझती, तो इसलिए उन दोनों को साइड पे करके तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो तीसरे नंबर के जज हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। और ये ड्रामा पूरी दुनिया फिर ले, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। कहीं भी अदालतों को पाबंद नहीं किया जाता, कहीं भी अदालतों को अपने मुलाजिम के तौर पे, अपने मातहत के तौर पे नहीं लिया जाता। अदलिया आज़ाद होती है, अदलिया ने आज़ादाना फैसले करने होते हैं, और लोग जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो लोग अदलिया की तरफ ही देखते हैं। तो अदलिया को बाकायदा तौर पे एक किस्म का आप ये कह लें कि उन्हें मुकम्मल तौर पे अपना मातहत बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें अदलिया क्या करती है, जजेस क्या करते हैं, ये आने वाला वक्त जो है ये बताएगा। तो ये चंद एक चीज़ें थीं जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। और माजरत के कल जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की जो रिटायरमेंट की बकाया एज है वो मैंने 8.5 साल बता दी थी। उसके लिए माजरत। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए और हमें ऐसे हुक्मरान दे जो अपनी ज़ात के बारे में नहीं, जो गरीब आवाम के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें।